दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करेंगे मनरेगा के साथ में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसको 2005 में बनाया गया था। देखो, यदि मुझे काम की ज़रूरत है तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि आपको काम मिलेगा, और यदि आपको काम नहीं मिलता है तो उसके बदले में हम आपको भत्ता देंगे। ठीक है, ऐसी गारंटी सरकार को लेना चाहिए ना। तो वो गारंटी हमें मिलती है इस एक्ट के माध्यम से, जो कि एक कानून भी है और दूसरी बात सोशल सिक्योरिटी मेजर भी है। इसका मतलब ये समाज को आर्थिक रूप से सिक्योरिटी प्रदान करता है, उनको गारंटी देता है कि आपको काम मिलेगा एक लिमिटेड पीरियड के भीतर, और उस लिमिटेड पीरियड के दौरान यदि आपको काम नहीं मिलता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे, आपको भत्ता देंगे। और ये हमें राइट टू वर्क, काम के अधिकार की गारंटी देता है। इसको पास किया गया था सितंबर 2005 में। उस टाइम में यूपीए की गवर्नमेंट थी और उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह। ये इसकी वेबसाइट है नरेगा nic.in। 2006 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो सेक्टर है, एरिया है, वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और यदि हम मिनिस्ट्री की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। अब इस स्कीम की हम थोड़ी सी डिटेल और अधिक देख लेते हैं। देखो, ऐसे फैमिली के व्यक्ति जो कि अकुशल काम करना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करना चाहते हैं, तो उनको एक साल में 100 दिन की मजदूरी की गारंटी इसमें दी गई है। इसको 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था, और लागू ऐसा किया गया था कि जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा एरिया है, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत की जाए। तो देश के जो 200 सर्वाधिक पिछड़े ज़िले थे, वहाँ से इस योजना की शुरुआत की गई थी। फिर क्या हुआ, ये तो पहला चरण था। 2007-08 के दौरान इसके दूसरे चरण में 130 अन्य ज़िले इसमें शामिल करे गए। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का चरण। 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में जो भी एरिया बचा हुआ था, सब ज़िलों में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस स्कीम के अंतर्गत सभी जो ग्रामीण ज़िले हैं ना, वो कवर किए गए। यदि हम उद्देश्य की बात करें, पहला उद्देश्य तो ये है कि गांव में रोज़गार प्रदान करना 100 दिन का। इसके साथ साथ में क्या होगा, परिसंपत्तियां भी तैयार होती, जैसे कि बांध बना दिए, तालाब बना दिए। इससे फ्यूचर के लिए और भी कमाई का साधन तैयार हो जाता है। ठीक है, बांध बनाने से सिंचाई का काम, नहर बनाने से भी सिंचाई के काम में यूज़ हो जाएगा उसका। यदि आप तालाब खोद देते हैं तो वहाँ से मछली पालन का काम हो जाता है, और भी कई सारे काम हम कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम रोज़गार तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ में हम इम्पोर्टेंट एसेट को भी बना रहे हैं। दूसरी बात यह है, गांव के जो गरीब लोग हैं और उनकी जो कमाई का जो बेस है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो कमाई का जो आधार है उसको मजबूत करने के लिए इस स्कीम को लाया गया, उनको गारंटी प्रदान की गई। अब इसमें जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की, उनको सुदृढ़ बनाने का काम भी इसके अंतर्गत किया गया है। अब यदि देखो, हमने काम की मांग की, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया ग्राम पंचायत में जाके, और हमें जॉब कार्ड भी मिल गया है, लेकिन यदि 15 दिन के अंदर अंदर में हमें रोज़गार नहीं मिलता है तो हम जो है भत्ते के कानूनी रूप से अधिकार है, हमें उसकी भरपाई सरकार को देनी पड़ेगी। और एक बात ये ध्यान रखना है कि ये जो भत्ता जो दिया जाता है ना, ये नरेगा सॉफ्ट प्रणाली के द्वारा सेल्फ कैलकुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को कि न्यूज़ में क्या बताया गया है। ठीक पिछले साल की तरह ही हम देख ही रहे हैं कि शहरों में लगभग लॉकडाउन लगा हुआ है। जो गांव के लोग शहर जाते हैं कमाई करने के लिए, अब उनकी कमाई का साधन ख़त्म हो चुका है, तो अब जाहिर सी बात है वो लोग अपने गांव लौटेंगे। अब गांव लौटते हैं तो गांव में भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। गांव में सीजन में काम रहता है, फसल की कटाई के समय में, बुआई के समय में,
निदाई के समय में टाइम टाइम पर काम होता है, वहाँ पर हर समय तो काम उपलब्ध नहीं रहता है। इसी के चक्कर में अपने परिवार को चलाने के लिए गांव के लोग शहर की तरफ जाते हैं। जब शहर में ही काम नहीं रहता है तो उनको फिर वापस अपने गांव जाना पड़ता है। जब सब लोग गांव चले गए हैं तो काम की डिमांड बढ़ गई है, मनरेगा की डिमांड बढ़ गई है, यही इस न्यूज़ में बताया गया है। देखो, एसबीआई की एक रिसर्च सामने आई है कि 2.57 करोड़ जो हाउस होल्ड है ना, इनकी संख्या इतनी इंक्रीज़ हो गई है। और यदि हम पिछले साल से कंपेयर करें ना तो ये 92% हायर है पिछले साल की अपेक्षा। और 2013 से इसको हम देख लें तो अभी तक का ये डेटा क्या है, हाई है। ये सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है 2013 से लेकर आज तक यदि हम बात करें तो। ऐसा एसबीआई की एक रिसर्च है, उसका कहना है। अब इसका मतलब सीधा सा यही हो गया है कि शहर में जो गांव के लोग काम करने गए थे वो लोग अपने गांव की तरफ रिटर्न हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने कितना पैसा इस योजना के तहत एलोकेट किया, कितना सरकार ने पैसा इस योजना के अंतर्गत रखा बजट में। तो इस साल की यदि हम बात करें तो 73,000 करोड़ रुपया इसमें एलोकेट किया गया मनरेगा के तहत। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि डिमांड तो इसकी बढ़ गई है और आपने पैसा तो इसको कम अलॉट किए हो। पिछले साल की अपेक्षा 34.5% लोअर है ये राशि, ठीक है। यदि हम पिछले साल का आकलन करें तो जो रिवाइज़ किया गया था 1.11 लाख करोड़ रुपये का, ठीक है। अब कम एलोकेट इन्होंने क्यों करा? उनको लगा कि इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगी तो मनरेगा में ज़्यादा काम की डिमांड नहीं रहेगी, इसलिए इन्होंने पैसा कम दिए थे मनरेगा स्कीम के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं 2020-21 वाले साल की। ओरिजिनली जो पैसा दिया गया था इस स्कीम में वो था 60,000 करोड़ रुपया। लेकिन जब लॉकडाउन लगाया गया ना तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, इसके चलते सरकार को और भी पैसा को एलोकेट करना पड़ा। अब हम बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की। इन्होंने ये कहा, देखो 2020-21 के लिए हमने 73,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है मनरेगा में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि डिमांड बढ़ती है तो हम इसकी राशि को हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। थोड़ी सी एक झलक है दोस्तों, ये कोविड-19 कितना खतरनाक है। आप सोचिए, एक महिला है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि इसका पति की डेथ हो जाती है कोविड-19 के कारण तो आप सोचिए ये घर कैसे चलाएगी, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी, कैसे कर पाएगी सब कुछ। ही सोचने वाली बात है। ऐसी एक ही अकेली महिला नहीं है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके छोटे छोटे लड़के बच्चे हैं और उनके पति की डेथ हो गई कोविड-19 के कारण। इसके बाद वाली न्यूज़ हम अटॉर्नी जनरल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में हम कहते हैं भारत का महान्यायवादी। इनको संविधान में इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल रहता है वो इंडिया का एक कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है, लॉ अधिकारी होता है। और दूसरी बात ये है, ना तो ये संसद का कोई सदस्य है, ना ही मंत्रिमंडल का कोई सदस्य है, लेकिन किसी भी सदन में या फिर उसकी समिति में वो बोल सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो अपना मत नहीं दे सकता है, ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 88 में। अब हम बात करते हैं इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और जब तक राष्ट्रपति चाहेगा ये अपने पोस्ट पर बने रहेंगे। अब यदि हम बात करें क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं तो एक प्रकार से ये देखो वकील या फिर जज ही होते हैं, तो इनके लिए वही योग्यताएं हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं रहती हैं, वो सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है।
मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो योग्यताएं हैं वो अटॉर्नी जनरल के लिए भी वही योग्यताएं रहती हैं। अब हम बात करते हैं इनके कार्य क्षेत्र की। तो भारत के राज्य क्षेत्र के जितने भी न्यायालय हैं ना, सब में ये सुनवाई कर सकता है। दूसरी बात ये है, इनकी हेल्प के लिए एक सॉलिसिटर जनरल रहेगा और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी की जाती है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में क्या न्यूज़ आई है। देखिए, कोविड-19 के कारण ना इनकी डेथ हो गई है फ्राइडे को। यदि हम लाइफ की बात करें इनकी, तो 9 मार्च 1930 का इनका जन्म हुआ था बॉम्बे पारसी फैमिली में। ठीक है। अब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के ये स्टूडेंट भी रहे। ठीक है। ये एडमिटेड हुए थे बार में 1953 में। बार मतलब होता है वकालत। ठीक है। अब कई सारे हिस्टोरिक ऐसे केसेस आए हैं जिनमें ये शामिल रहे, जैसे केशवानंद भारती केस, जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केस भी कहा जाता है। ठीक है। इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है और ये अपनी फ्री स्पीच और ह्यूमन राइट्स के लिए फेमस रहे। और अच्छी बात ये है कि जब नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी अभी हम देख रहे हैं स्टूडेंट को सेडिसन के केस में, राजद्रोह के केस में जब उनको अंदर डाला गया तो इन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी। ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। इसके बाद हम बात करते हैं 1984 में जो सिखों के विरोध में जो दंगे हुए थे ना, वो दंगे इसलिए हुए थे क्योंकि इंदिरा गांधी के जो 2 बॉडीगार्ड थे वे सिख थे और उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। इसी के चक्कर में ये दंगे बढ़ते थे और इसी के चलते कई सारे सिखों की जानें गई थी। तो सिख कम्युनिटी के सपोर्ट में भी इन्होंने काम किया था निस्वार्थ भाव से, प्रो बोनो। ठीक है। इसके अलावा ऑनररी मेंबर भी ये अपॉइंट किए गए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। और इनको 2 बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, अपॉइंट किया गया। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, बिफोर मेमोरी फेड्स। ये हमें ध्यान में रखना है यदि कभी पूछ लेता है प्री में तो। इसके बाद वाली न्यूज़ हम किर्गिस्तान और तजाकिस्तान से देखने वाले हैं। इन दोनों देश के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। तो किर्गिस्तान की यदि हम बात करें तो ये नॉर्थ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है कजाकिस्तान के साथ में, और यदि हम पश्चिमी हिस्से की बात करें तो ये उज़्बेकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और यदि इसके दक्षिण में हम जाते हैं तो तजाकिस्तान पड़ता है, और इसके पूर्वी वाले हिस्से में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है चाइना के साथ में। अब यदि हम बात करें कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि एक देश दूसरे देश के करीब करीब में है, जैसे कि बाउंड्री की यदि हम किनारे की बात करें ना, तो डेरूड कोरगॉन है एक सिटी। इसके बाद ये एक रेंज आप देख रहे हैं। इसके बाद इस्फाना एक सिटी है, सुलुकटू सिटी है। ये कहना चाहिए इसकी बाउंड्री के किनारे किनारे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहीं कहीं पर उनका विवाद चलता होगा। एक रिवर भी है जो कि अपने वाटर को शेयर करती है। अब यहाँ पे क्लियर तो नहीं हो पा रहा उसका नाम क्या है, काइजल सू रिवर है एक, और एक पीक भी यहाँ पर बताई गई, चोटी भी बताई गई है, लेनिन पीक 7134 मीटर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि दोनों देशों की बाउंड्री पर स्थित हैं, तो यहीं कहीं पर इनका विवाद चलता होगा। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की, न्यूज़ में क्या बताया गया है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की बॉर्डर में जो टेंशन चल रहा है ना, अब ये चाहते हैं कि इसको हम कैसे करके इससे निपट सकें, उसको ईज़ कर सकें, सरल कर सकें। लगभग 39 लोगों की डेथ हो चुकी है, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, या फिर चारागाह जो रहते हैं ना उससे रिलेटेड। इसके बाद यदि हम पार्टिकुलर एरिया की बात करें ना, तो वहाँ पर एक विलेज का नाम बताया गया है कोकटास। ठीक है। ये लोकेटेड है वेस्टर्न किर्गिस्तान में, जो कि तजाकिस्तान के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। देखिए, अब ये यहाँ पर विलेज स्थित है, तो दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं यहाँ पर फायरिंग कर रही थी,
तो लगभग लगभग 7,000 जो किर्गिज रेजिडेंट्स है ना, उनको यहाँ से सेफ निकाला गया है। बात वही आ जाती है ना, जैसे अपने यहाँ पर दो स्टेट के बीच में नदी के पानी को लेकर झगड़े होते रहते हैं, नदी पानी के बंटवारे को लेकर। ठीक इसी प्रकार से ये जो दोनों देश हैं, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, वहाँ जो रिवर दोनों स्टेट में, दोनों राज्यों में जो बह रही है ना, उसके वाटर सप्लाई को लेकर इनके बीच में क्लैशेस चल रहा है। ये आज का नहीं है, ये तब से है जब से ये लोग सोवियत यूनियन के क्या थे, एक पार्ट थे। अब यदि हम बात करें किर्गिस्तान के जो अधिकारी हैं ना, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि यहाँ पर बॉर्डर में फायरिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि जो है अब युद्ध विराम हो चुका है, ट्रूस जो है ऑब्ज़र्व किया गया, ठीक है। यहाँ के जो डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर है ना, जलालदीन, इनका कहना है कि जब से हम आज़ाद हुए हैं, सोवियत यूनियन जब 1991 में कोलैप्स हुआ है, तब से लेकर आज तक यदि देखें ना, तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक घटना है, ऐसा इनका कहना है। 31 लोग मर चुके हैं और 150 के करीब इंजरी हुई है यहाँ पर। अब इधर से तजाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जो इस्फारा सिटी है ना, यहाँ पर 8 लोगों की डेथ हुई है और 30 लोग वाउंडेड हुए हैं, मतलब 30 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। दोनों तरफ की रिपोर्टिंग हुई है, दोनों तरफ ने अपने अपने जितने लोग घायल हुए हैं उसके बारे में बात बताई। और केवल ये पार्टिकुलर देखिए, नदी के पानी अकेले के कारण लड़ाई नहीं हो रही, इसके अलावा लैंड को लेकर भी है और पास्चर को लेकर, मतलब चारागाह को लेकर भी ये इन देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब यदि लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात हम करें ना, तो वेडनेसडे के दिन तब आया जब तजाकिस्तान के जो अधिकारी हैं ना, ठीक है, ये लोग सर्विलांस कैमरा को माउंट कर रहे थे, ठीक है, ताकि हम मॉनिटर कर सकें कि वाटर सप्लाई की जो फैसिलिटी है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन किर्गिस्तान के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने इस मूव का विरोध किया, ठीक है, और दोनों तरफ से फिर पत्थरबाजी हुई और फिर यहाँ से हो जाते हैं दंगे चालू। इसके बाद यदि हम बिजनेस वाले पेज से एक न्यूज़ देखें ना, तो जीएसटी से रिलेटेड आई है कि अप्रैल में यदि हम कलेक्शन की बात करें ना, तो जीएसटी का कलेक्शन कितना हो सकता है। तो जिस प्रकार से बढ़िया अभी तक रहा है, उसी प्रकार से उनका कहना है कि 1.15 लाख करोड़ से 1.2 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हो सकता है, मिल सकता है, ऐसा एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उनका कहना है। इसके बाद जीएसटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिसको हम देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, वर्ल्ड में यदि हम देखें ना, तो सबसे पहले फ्रांस में इसको लागू किया गया था 1954 में। और हमारे यदि इंडिया की बात करें कि किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, तो विजय केलकर समिति इसके लिए बनाई गई थी, उन्होंने इसके लिए रिकमेंड किया था। और सबसे पहले जीएसटी बिल का जो प्रारूप था उसे तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे, ठीक है। यदि हम बात करें जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल कब पास किया गया था, तो 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और इसके पक्ष में कितने वोट पड़े थे? 336 वोट, और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा ने इसको 2016 8 अगस्त को पास कर दिया था, ठीक है। राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को इसको अनुमति दे दी थी। 101वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत हमारे इंडिया में जीएसटी लाई गई। यदि हम बात करें कि कब इसको लागू किया गया, तो भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017, जिसको हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई को, लागू किया गया था। और यदि हम बात करें किस देश पर यह आधारित मॉडल है, तो कनाडा देश के पर आधारित ये मॉडल है। भारत जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश बना है, ठीक है। जीएसटी एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक, अप्रत्यक्ष और गंतव्य टैक्स है। अब जीएसटी को 3 भाग में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी।
SGST का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST मतलब सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब IGST जो है संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। SGST और जो CGST होता है ना, SGST स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और CGST केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है। अब इसमें एक बात ये कही गई थी, यदि GST लागू हो जाता है ना तो राज्यों को जो मिलने वाला था उनके हिस्से का टैक्स वो उनको कम हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने ये कहा था इसकी भरपाई हम आपको करेंगे, आपको जो भी कमी चाहेगी उसकी भरपाई हम आने वाले 5 साल तक देते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, कुछ बातें इसमें और भी हैं, जैसे कि GST को सबसे पहले असम ने लागू किया था अपने राष्ट्र स्टेट में 12 अगस्त 2016 को, और जम्मू कश्मीर में से लागू किया गया था 5 जुलाई 2017 को। अब GST के अंतर्गत में ना 17 इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं और 23 अधिभार को इसमें शामिल किया गया है। इसमें अलग अलग स्लैब्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%, 4 प्रकार की दरें इसमें निर्धारित की गई हैं। और इसके अंतर्गत GST परिषद को भी बनाने का उल्लेख किया गया था, जिसको 279A में रखा गया है अनुच्छेद में। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी और इसका जो अध्यक्ष रहता है ना वो हमारे रहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। यदि हम बात करें इसके टोटल कितने मेंबर्स रहते हैं तो 33 मेंबर्स रहते हैं, और राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार इसमें दिया गया है। अब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको GST से बाहर कर दिया है, जैसे कि शराब है, पेट्रोल है, ठीक है, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है।